इतना तो इस्लाम का मुरीद कोई जिन्ना भी नहीं होगा, उवैसी भी नहीं होंगे इस्लाम के परस्त जितना मोदी है। और जितनी गुलामी इस आदमी ने इस्लाम की है वो किसी और ने नहीं की। और उस क्या तरीके की बात चीजें करनी भी है होती हैं। आप कैसे जर्नलिस्ट हैं कि आपको नहीं पता कि आरएसएस और भाजपा मुसलमानों की इतनी खिदमत करते हैं, उनके जूते खाते हैं। आपने जो ट्वीट किया उसमें आपने महिलाओं के नाम में सिर्फ ईरानी जी का नाम लिया, क्यों? जब आप बताती हैं कि देखिए, तमाम नंबर 1 ईरानी जी का नाम बहुत जग जाहिर है, उसके चर्चे इतने हो चुके हैं और इतने भद्दे अल्फाजों में हो चुके हैं, आज से नहीं, कब से सुन रही हूँ। मैंने उनके खिलाफ कभी तो पर्सनल बात तो नहीं। मधु अच्छा, जी, आप ये कहती हैं कि आप बहुत अच्छा, जिम्मेदार। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। फ्रेम में आपको एक महिला नजर आ रही होंगी, इनके बारे में बहुत ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी सुर्खियां हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत वाद और विवाद है। थोड़ा सा बस बताना चाहती हूँ कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। इन्हें आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि महिला अधिकारों की पैरोकार भी करती हैं, खुद पत्रकार भी हैं, लेखिका भी हैं और न जाने क्या कुछ मैं बताऊं। मुझे लगता है कि सब कुछ बताना शुरू करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आपकी एक किताब और एक विवाद बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। बहुत स्वागत है मधु जी आपका। नमस्ते पल्लवी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर टहल रहा है वो ये कि आपने एक किताब लिखी मोदीनामा, जिसमें आपने मोदी जी की तारीफ की है। मैं अपना पूरा सवाल कंप्लीट करती हूँ, फिर आपके जवाब को मैं तसल्ली से सुनूंगी। तो मधु जी वो हैं जो मोदी जी की खूब तारीफ किया करती थी, उनके लिए किताबें लिखा करती थी, उनका गुणगान किया करती थी। और अब क्योंकि उनको राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला और उनको बहुत सारे सपने तो दिखाए गए, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने उनके सपने तोड़ दिए, इसलिए अचानक से उनकी अंतरात्मा जाग गई है और अब वो इस तरीके की बातें जो है वो कह रही हैं। वो सरकार की छवि और मोदी की छवि को धूमिल करना चाहती हैं। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ये बात केवल वो ही मूर्ख और अनपढ़ पत्रकार या पेड ट्रोल्स जो होते हैं, वो मोदी जी की पूरी 1.5-2 लाख की आर्मी है, या वो लोग जिनका कोई इतिहास नहीं है पब्लिक इश्यूज को समझने का। मेरी पब्लिक लाइफ पता है 17 साल की उम्र से शुरू हुई, मिरांडा हाउस की स्टूडेंट के रूप में। और मैं उन रेयर व्यक्तियों में से हूं जो 17 साल की उम्र से अब तक कंसिस्टेंटली पब्लिक लाइफ में रही, चाहे मिरांडा हाउस प्रेसिडेंट के रूप में वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें मैंने की और बहुत अलग लकीर से हटकर काम किए। दूसरा, मैं अगर मोदी जी के बारे में तारीफें की, अगर जिसने मेरी किताब पढ़ी है, आपने किताब का शीर्षक मोदीनामा कहा। मोदीनामा नहीं, किताब का शीर्षक है मोदी, मुस्लिम्स एंड मीडिया। मीडिया और ठीक है, मोदी, मुस्लिम्स एंड मीडिया की इतिहास ये है कि इनके खिलाफ 2002 से लेकर नॉन स्टॉप ये प्रोपेगेंडा चला कि मोदी को गुजरात में चीफ मिनिस्टर जो बनाया गया, जो इसने दंगे कराए, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, ये मुसलमानों का दुश्मन है, ईसाइयों का दुश्मन है और ये डिवाइसिव है और ये फासिज्म, गुजरात में ये फासिज्म की लेबोरेटरी बनाने के लिए इसको भेजा गया। ये 10 साल तक मैं सुनती रही, 2002 से लेकर 2011 तक मैं सुनती रही, क्योंकि मैं गुजरात खुद गई नहीं थी तो मैंने उसके बारे में कुछ लिखा नहीं, ना मोदी के समर्थन में ना उसके खिलाफ कुछ। एक आध बार कोई ठीक है। छोटा सा स्टेटमेंट होगा कि बहुत शर्मनाक थे ये दंगे, या दंगा पीड़ितों के लिए कुछ हमने फंड रेजिंग की, जो मैं करती रही। लेकिन जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी भी कर दिया, फिर भी ये जो फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट थे, सबसे पहले मेरे बारे में अहम बात यह है, मुझे पॉलिटिकल पार्टीज से चिढ़ और नफरत है। नंबर 2, मैं सरकारी तंत्र को इस देश की जनता का दुश्मन मानती हूँ और उससे हमेशा लड़ी हूँ। सरकारी तंत्र में बैठकर सत्ता भोग करना मुझे
इतना घटिया काम लगता है, क्योंकि वहाँ कोई अच्छा काम हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने जिन-जिन इश्यूज़ पर लड़ाई की है, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रिक्शा पुलर्स के लिए, चाहे गंगा बचाओ आंदोलन में, चाहे किसान आंदोलन में, मेरा बहुत लंबा इतिहास है। अब जो लोग पढ़ते नहीं, कुछ नहीं करते, मेरे ट्वीट्स ही अगर देख लेते, तो मधु उनको जी पता आपको चलता। आपको लेके मैंने 1 मिनट, जी जी लेट मी फिनिश। ओके मेरे ट्वीट्स ही पढ़ लेते तो आपको दिख जाता कि 2014 27-26 मई से शुरू किया मैंने मोदी जी का विरोध करना। पहला मेरा जो डंडा था वो मोदी जी पर पड़ा 26 मई 2014, जिस दिन इन्होंने अपना कैबिनेट घोषित किया और पद ग्रहण किया। अगर मुझे राज्यसभा सीट चाहिए होती, तो जैसे ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनको क्रिटिसाइज थोड़ा करती, फिर तो चमचागिरी में डूब जाती, उनके दरबार में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती। दूसरा, मेरी जो किताब है उसने केवल ये सिद्ध किया कि इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था कि मुस्लिम विरोधी हैं, ईसाई विरोधी हैं, इतना तो इस्लाम का मुरीद कोई जिन्ना भी नहीं होगा, ओवैसी भी नहीं होंगे इस्लाम के परस्त जितना मोदी है। और जितनी गुलामी इस आदमी ने इस्लाम की है, वो किसी और ने नहीं की। उस वक्त मैंने सिर्फ गांधीयन चश्मे से इनका काम देखा और सिद्ध किया कि दंगों में जिस प्रकार इन्होंने मुस्लिम समुदाय को बचाया, सपोर्ट किया, हिंदुओं पे क्रैकडाउन किया, वो बड़ी लंबी कहानी मैंने बाद में लिखी। माया कोडनानी के ऊपर लिखा पूरा, जो किसी ने नहीं कहा, निर्दोषों को इन्होंने फंसाया। तो मेरी किताब में केवल यह है कि मुस्लिम विरोधी नहीं है, इस्लाम नहीं परस्त है। है, तो परस्त मधु जी इस्लाम जैसे कि की आप सेवा करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं, जैसे गांधी थे। तो ठीक है। उसके तो मधु अलावा जी आपने ये कहा कि आपने अपनी किताबों में जो लिखा वहां पर आप ग्राउंड पर गई, जो लोगों ने बताया वो आपने सुना और उसको आपने और अपनी किताब में मुसलमानों लिखा की और उस सुनी, आधार पर आपने बताया मेरी और जो उस आधार पर किताब आपने है, बताया कि मोदी जी मुसलमानों से चिढ़ते नहीं है। लग रहा मैं है आप आपको बुक लेने दिखा जा रही देती हैं। हूँ एक दूसरी किताब में। हाँ, लेकिन क्योंकि मैम आपको पता जाली वाली टोपी, मछली, मुर्गा और मटन, ये सब बयान तो मोदी जी और उनके तमाम बड़े लीडर्स की तरफ से ही आते हैं। अभी हाल ही के चुनाव में हम देखें तो सबसे ज्यादा चिढ़ अगर किसी को, किसी समुदाय विशेष से भाजपा को या आरएसएस को लगती है तो वो मुसलमान ही हैं और उस क्या तरीके की बात चीजें करनी भी है? होती हैं। आप कैसे जर्नलिस्ट हैं कि आपको नहीं पता कि आरएसएस और भाजपा मुसलमानों हम्म की इतनी खिदमत करते हैं, उनके जूते खाते हैं, और मुसलमान इनसे इसीलिए नफरत करते हैं। मैंने कुछ मुसलमानों से ये पूछा कि मोदी तो आपके लिए इतनी स्पेशल स्कीम्स, हर साल 5,000 करोड़ का फंड है आपके लिए, रिजर्वेशन आपको दे रहे हैं, और क्या नहीं नियामतें आपको सौंप रहे, आप क्यों इनसे नफरत करते हैं? मालूम, एक बहुत समझदार मुसलमान ने कहा, और ये 3-4 लोगों से मैं बात सुनी, उसने कहा जो अपनों का सगा नहीं, हमारा क्या होगा? दे हैव कंटेम्प्ट फॉर सच पीपल जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, समझदार मुसलमान, मैं इस्लाम के खिलाफ खुल के बोलती हूँ, फिर भी मोदी से ज्यादा मेरी इज्जत है मुसलमान, क्योंकि उनको पता है सच तो बोलने की हिम्मत करती है बहादुरी से। तो वो इतने कायर नहीं है कि कायरों से इश्क कर बैठे, और चाटुकारों से तो मुसलमान इश्क नहीं करते, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मोदी जी का इस्तेमाल बखूबी किया इस्लामियों ने, लेकिन इनको सम्मान कभी नहीं मिला। और ये मुस्लिम मंच बना के बैठे हैं जो इंद्रेश जी, इतना भ्रष्ट मंच है वो, उसके इतने स्कैम्स हैं, क्या बताऊं। मोदी जी के स्कैम्स के बराबर के इंद्रेश जी के स्कैम्स हैं। तो कृपया करके पढ़ के बोलिए। और ये जो नहीं, मेरी पढ़ के किताब नहीं, है, मैं ये बात कह रही हूँ कि अभी जो चुनाव हुआ था ना मैम, लोकसभा वाला, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये वो लोग हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी जो है वो छीन कर ले जाएं। तो इस तरीके का बयान हमने बड़े बड़े मंचों से मोदी जी को चुनावी रैलियों में बोलते हुए सुना है। आप कह रही हैं मुरीद है मुसलमानों के, और मोदी के ऐसे बयान आते हैं कि जाली वाली टोपी देख लीजिए, 80 बनाम 20 की बात करते हैं। तो मैं उस वाली बात को कह रही हूँ कि दोनों आइडियोलॉजी ये कितनी फरेबी अलग है। है। तो ये भी हो सिर्फ सकता है चुनाव कि से पहले ये बकवास बाजी नौटंकी
केवल चुनाव से पहले करता है। उसके पहले दसियों आपको इसकी स्पीचेस मिल जाएंगी। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, पीस, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह आर ऑल पीस, पीस। हाँ, नौटंकी करता है ये आदमी। और दूसरी बात, आप उसके उसके तथ्यों पे जाओ। ये चुनाव के पास क्या है, इनको पता है मुसलमानों ने इनको वोट देनी नहीं। अब हिंदू को ही इन्होंने दोहन करना है। वो तभी करेंगे जब पोलराइज करेंगे। एकाएक इनको बांग्लादेशी याद आ जाते हैं, एकाएक इनको रोहिंग्या याद। चुनाव से पहले एक रोहिंग्या इन्होंने नहीं वापस भेजा, एक बांग्लादेशी नहीं इन्होंने वापस भेजा। और जहर कैसा उगलते हैं चुनाव से पहले। तो बहुत दुश्मन है हिंदू समाज के, हमें धोखा देके चुनाव से पहले ये सब्ज बाग दिखाते हैं और फिर हमें ही जल्लादों के हाथ सौंप देते हैं। गौरक्षा के बारे में ये आदमी कितना बोलता था, पिंक रेवोल्यूशन, ये वो, इसको बंद करूंगा। आज हिंदुस्तान भारत में इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। शर्मनाक बात है। शंकराचार्य जी इसी बात पर गौरक्षा आंदोलन को लेके जितने सालों से मुहिम कर रहे हैं, और मैं भी पूरी तरह से समर्पित हूँ गौरक्षा के आंदोलन के लिए। ये आदमी बीफ को बढ़ावा दे रहा है और गौरक्षकों को इसने गुंडा मवाली कह के कितनों को जेल में ठूसा हुआ है, उनको प्रताड़ित कर रहा है और बढ़ा रहा है। Why would you do that? अगर हिंदू समाज के आप रक्षक हो। दूसरा, हिंदू समाज की क्या क्या डिमांड्स थी? नंबर 1 गौरक्षा, एक उससे भी ज्यादा जुड़ी हुई उसके साथ, फ्री आवर टेम्पल्स, हमारे मंदिरों को आजाद करो। जैसे मुसलमान अपनी मस्जिदें चलाते हैं, सिख अपने गुरुद्वारे चलाते हैं, ईसाई अपनी चर्चेस चलाते हैं, हमारे मंदिर हमें लौटाओ। हमारे अरबों रुपया तुम हर साल लूट के इस्लामियों पर न्योछावर करते हो, चर्च पर करते हो, और करप्शन उसमें इतनी है। हमें मंदिर लौटा दो ताकि हम मंदिरों को दोबारा से शिक्षा का केंद्र, गुरुकुल बनाए। वहां जो जो मंदिरों में होता था धर्म का काम, हम कर सके। इसने मंदिर लौटाने की बजाय तो और मंदिरों को कब्जे में लिया। हिमाचल में भी लिया था, याद है कितनी बड़ी मुहिम चली थी। उसके बाद राम मंदिर, जिसमें भाजपा का रत्ती भर रोल नहीं था राम मंदिर आंदोलन में, बल्कि मोदी ने तो और भाजपा ने तो सुप्रीम कोर्ट में डिसोन किया था कि हम नहीं चाहते हैं ये वापस जाए। जैसे राम सेतु पर इन्होंने बिल्कुल अच्छा रोल नहीं निभाया। और जो राम भक्त थे जिन्होंने आपके बयान के बाद आप पे एफआईआर हुई है, अब उसको पीएमओ चला रहा है राम मंदिर। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? मैं तो ऐसे असुरी मंदिर में कभी जाऊं नहीं जो पीएमओ चलाता है, और इतना भ्रष्टाचार उसमें किया है, अरबों रुपया उसके लिए खर्च इकट्ठा किया और कोई हिसाब किताब नहीं है। और उसका इंचार्ज किसको बनाया? मधु जी, आपको न्योता नहीं मिला इसलिए आप नाराज हैं क्या? जब कहाँ के लिए न्योता नहीं मिला मेरी अम्मा? अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तमाम वीआईपीस को बुलाया गया। पागल हूं मैं, उसके खिलाफ बोल चुकी थी जब मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। पर मैम, मैंने सोशल मीडिया पे, मधु जी, आपकी तमाम ट्वीट्स लगातार सोशल मीडिया पे वायरल किए गए, जिसमें आप एक तरीके की हिमायती दिख रही थी, तारीफ करती दिख रही थी। बहन 2014 से आपके क्यों बदल गए? मैं सारा डाउनलोड किया है 2014 से मेरे ट्वीट्स, और 2014 मई से मेरे क्रिटिकल ट्वीट्स हजारों की संख्या में आप देख सकती हैं। मोदी को अटैक करते हुए, उसकी पॉलिसीज का विरोध करते हुए हजारों ट्वीट्स हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर साल। और मैं उन पे अब प्रोग्राम बना रही हूँ। आपने ये मेरी गर्ल फ्रॉम कथुआ पढ़ी? 6640 पेज की किताब है। इसमें क्या सिद्ध किया है कि जम्मू में झूठा कांड बना के महबूबा मुफ्ती और पाकिस्तान की आईएसआई ने ये लड़की को खुद मरवाया और हिंदुओं के मत्थे मारा, और कहा कि मंदिर में इसका रेप हुआ और इसका बलात्कार करके इसको मारा गया। ये झूठा था, और मोदी ने और पीएमओ ने पूरी मदद की इस्लामियों की
हिंदुओं पर अत्याचार ढाने की, आतंक करने की, वो सारा कितना झूठा केस है। 640 पेज की किताब मैंने लिखी है 3 साल की मेहनत में। मुझे बताओ कितने जर्नलिस्ट हैं? एक पैसा किसी ने दिया नहीं मुझे इस किताब को लिखने के लिए। ये नहीं कि जैसे लोग करते हैं कि कोई किताब के पैसे देता है तो लिखते हैं। अपने खर्चे पर ये किताब लिखी है, लाखों रुपया इस पे खर्च हुआ है, और कोई पब्लिशर इसको छापने को तैयार नहीं था। मोदी की किताब भी कोई छापने को तैयार नहीं था। ही वाज सो हेटेड। तो मैंने तो सिर्फ ये सिद्ध करना था, और कोई नहीं चाहता था भाजपा में भी ये सिद्ध होना कि मोदी एंटी मुस्लिम नहीं है। उसकी पूरी कहानी का भी सुनाऊंगी उस जर्नलिस्ट को जो कम से कम पढ़े लिखे तो। और इतना इसके विरोध में, अच्छा सुन लीजिए लास्ट सेंटेंस, जी गो टू माय मानुषी इंडिया यूट्यूब चैनल। उसमें कम से कम आपको 6 वीडियो मिलेंगे जो लंबे लंबे 2-2 घंटे के भी हैं, 1.5 घंटे के। मोदी के अक्षम्य अपराध, 2-2 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे का वीडियो है। मोदी से मोह भंग क्यों? और कोविड के दौरान कम से कम 10-12 वीडियो मैंने बनाए, जब मैंने कहा कि तुम जेनोसाइड कर रहे हो, और तुम अगर मेरे यहाँ गोली भी, बंदूक भी रखो और कहो कि या तो गोली खाओ या वैक्सीन लो, मैं गोली खा लूंगी, तेरी वैक्सीन नहीं लूंगी। खुलकर ये मैंने उस वक्त चैलेंज किया जब किसी की हिम्मत नहीं थी। जब इन्होंने पतंजलि को प्रताड़ा, बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज किए क्योंकि वो आयुर्वेद की बात कर रहा था, तो मोदी के खिलाफ तब भी मैंने वीडियोस बनाई। ये बताइए मधु जी, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गया है, ये कितना सही है? क्या इस बात की आपको जानकारी है? मैंने भी सोशल मीडिया से ही सुना है एफआईआर हुआ। इससे पहले बीजेपी वाले मेरे खिलाफ कई सारे कर चुके हैं केस। एक बेंगलोर में है, अमित मालविया ने जो करवाया, वो गांधी और नेहरू के रिश्ते पर एक ट्वीट था जिसके ऊपर मुझे क्रिमिनल डेफेमेशन का केस कोई 5 साल पहले इन्होंने करवाया। उससे पहले जम्मू और कश्मीर में जब पीडीपी और भाजपा की सरकार थी, तब भी क्रिमिनल डेफेमेशन का केस ऐसे जर्नलिस्ट से करवाया जिसको, वो राइजिंग कश्मीर का वो एडिटर था, उसको करोड़ों रुपया भाजपा अंडर द टेबल भी देती थी, ओवर द टेबल भी देती थी। और मैंने यही लिख दिया कि पैसा लेते हैं भारत सरकार का और गुण गाते हैं पाकिस्तान का। उसने मुझ पे क्रिमिनल डेफेमेशन केस किया। मैं लड़ी, उसने कहा माफी मांगो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ट्वीट हटाओ, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सच है ये। और ईश्वर की कृपा रही मेरे पे और उस पे कहर कि उसको वही आतंकवादी जिनका वो समर्थन करता था, उन्होंने गोली से उड़ा दिया, तो वो केस खत्म हुआ। ऐसे ही इन्होंने 2-3 जगह मेरे तो मधु जी, आपके ऊपर कितने केसेस हैं? कई सारे हैं, 3-4 तो होंगे। तो इसके लिए क्या मुझे बार बार जाना पड़ता है और इसकी वजह से आपका काम डिस्टर्ब होता है, या पर मैं ये अपोलोजाइज तो बत्तों में नहीं पड़ा हुआ करती हूँ, है? अपोलोजाइज तो नहीं करूंगी क्योंकि सच बोला है। तो ये भाजपा सरकारों ने मेरे, अच्छा, और आपने देखा होगा मैंने कोई रोना धोना नहीं किया, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला, हाय तौबा मैं तो मर गई, ये हो गया वो हो गया। आप सोचिए कश्मीर में तो मैंने वो देखा मरवा भी लोग लिख सकता रहे था। थे कि मधु जी का मोह भंग हो गया है, इसलिए उन पे इस तरीके की कार्रवाई जो है वो हो रही है। आज नहीं हो रही, कब से हो रही है? आप क्यों नहीं समझती? ये मोहभंग का ही था 640 पेज की किताब, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस मोदी का जो दुष्कर्म रहा इस फेक नैरेटिव को चलाने में, उसको एक्सपोज किया। नाम लेके मैंने पीएमओ का बोला है कि इन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए आईएसआई और महबूबा मुफ्ती की मदद की है। उन्होंने खुद मरवाया उस बेटी को, और फिर भी इन्होंने हिंदुओं पे झूठे आरोप लगाए, और बहुत प्रताड़ित किया गया जम्मू के हिंदुओं को, ताकि जम्मू के हिंदू भी निकल जाएं और यहाँ भी कश्मीर वैली जैसा माहौल बन जाए कि हिंदुओं का जीना जम्मू में भी दुर्लभ हो जाए, जो कि राजौरी, पुंछ, जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू के, वहां हो चुका है। तो ये मदद कर रहे हैं डेमोग्राफिक इन्वेजन में, ये मदद कर रहे हैं कि जहां जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहां से वो भाग के वहां इस्लामिक एन्क्लेव बनती जाए।
तो इतनी कन्वर्जन्स तेजी से बढ़ रही हैं मोदी के राज में, हिंदू समाज तो बिल्कुल लुप्त हो जाएगा अगर ये चला 10-15 साल और। तो जो पीएफआई का खुला ऐलान है ना कि 2047 तक हमने पूरे भारत को इस्लामाइज करना है, यहाँ एक मंदिर नहीं रहेगा, यहाँ एक मूर्ति नहीं दिखेगी, ये मोदी करवा के छोड़ेगा अगर ये चलता रहा तो। ये मैं खुल के कह रही हूँ, ये उनकी मदद के लिए प्लांट हुआ है। एंड आई से ओपनली he is a CIA plant. He's CIA trained enemy of हिंदू समाज. I'm saying it openly. ठीक और है आज नहीं, मधु जी, किताब मधु में लिखा मधु है। जी, जो बयान आपने दिया सोशल मीडिया पे, वो आपने एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए और उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए दिया। तो जिस तरीके की बात आप कह रही हैं, सेम उस तरीके की बात एक और शख्स के चेहरे से, उनके बयानों से भी आया, लेकिन उन पर एफआईआर नहीं हुई, आप पर एफआईआर हुई। तो आप कौन? इसको लेके क्या कहेंगी? सुब्रमण्यम स्वामी जी अरे की कर बात कर रही लेना, ये डरपोक लोग हैं ना, मर्द लोग हैं। तो हैं। आपको लगता है कि मधु जी को जानबूझकर घेरा जा रहा है, या मधु सबसे आसान वो है, सॉफ्ट टारगेट उन हूँ पर कार्रवाई क्योंकि करना आसान है क्योंकि वो महिला हाँ, है, हाँ, उनके साथ कोई कोई नहीं खड़ा है? गॉडफादर नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे पीछे नहीं है, कोई अंबानी मेरा रिश्तेदार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो जो टारगेट बयान आपने कहा कि बीजेपी में महिलाओं के साथ असॉल्ट होता है या उस तरीके की बात, वही बात सेम सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं, लेकिन उन पे किसी तरीके की कोई एफआईआर नहीं हो रही है, आप पे एफआईआर हो रही है। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? देखिए पहले तो इस एफआईआर को सुब्रमण्यम, आप कुछ मानती नहीं है, मैंने बहुत झेले हैं ना। छोटी चीज है। मैं तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मेरे पे 3 बार मर्डरस अटैक हुए, तब भी मेरे ऊपर झूठे केस लगाए। अगर मैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अपनी जान कुर्बान 25 साल तक कर सकती हूँ, उनके हकों के लिए, उनके लिए नया कानून बनवाने के लिए, साइकिल रिक्शा पुलर्स के लिए क्या नहीं झेला मैंने। तो ये तो देश और धर्म की बात है, ये हमारे देश और धर्म का दुश्मन है। तो इससे लड़ने में मैं तो ये इसको धर्म युद्ध मान के लड़ रही हूँ, और बिल्कुल अंत तक जाएगी ये लड़ाई। जो करना है इसने कर ले। ठीक है, आपने जो ट्वीट किया उसमें आपने महिलाओं के नाम में सिर्फ ईरानी जी का नाम लिया, क्यों? जब आप बताती हैं कि देखिए, जब नंबर हम 1 ईरानी जी का नाम बहुत जग जाहिर है, उसके चर्चे इतने हो चुके हैं और इतने भद्दे अल्फाजों में हो चुके हैं, आज से नहीं, कब से सुन रही हूँ। नंबर 1 कि ईरानी जी के बारे में बीजेपी का बच्चा जानता है, और मुझे उन्हीं से ये सारी बातें मालूम हुई थी। मैंने कभी उनका खुद पास्ट नहीं खंगाला था, बहुत बातें मालूम हुई थी। ये तो बहुत छोटी सी बात है जो मेरे ट्वीट में एंडोर्स कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे ट्वीट में, और आपने पढ़ा नहीं ट्वीट मेरा, क्योंकि कोई भी जर्नलिस्ट उस बात को तवज्जो नहीं दे रहा। मैं कह रही हूं कि हमने इसे हिंदुओं का हितैषी समझा था। ये हिंदू समाज, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध हुआ। ऐसा तो जिन्ना भी नहीं होता जितना ये हमें धोखा दे रहा है, जितना ये हमसे दुश्मनी निभा रहा है, और इसलिए मैं इसके खिलाफ खड़ी हुई हूं। अगर केवल अच्छी की बात होती तो मैं कहती चलो उन महिलाओं की मर्जी, अगर इसके साथ करना चाहती हूँ। केवल ईरानी नहीं, तो सीरियल ऑफेंडर है, बट आई वुड नॉट हैव बॉदर्ड अगर ये अपने चुनावी वायदे, भारत को विश्व गुरु का शिक्षा के क्षेत्र में दर्जा दिलवाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। इतना भ्रष्टाचार इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले भी था भ्रष्टाचार, पर इस इंसान ने हर हद पार कर दी है नीचता की। और वो भी छोड़ो, मंदिर हमारे जिस तरह का कब्जा इसने राम मंदिर पर कर लिया है, ये तो दुराचार की पराकाष्ठा है। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और जिन परिवारों ने अपने नवयुवक खोए, बेटे खोए, उनको दरकिनार करके वहां पे ये फिल्म स्टार्स के साथ अय्याशी का जश्न मना रहा था। ऐसा होता है राम मंदिर का उद्घाटन? और सबने कहा कि राम मंदिर
अधूरा है और 2 छड़े अनमैरिड पुरुष बैठ के ये अनुष्ठान नहीं कर सकते, इसने जबरन किया, तो राम मंदिर को भी इसने इतना पोल्यूट कर दिया कि मैं कभी कभी ना जाऊं। मुझे बाय द वे किसी ने प्रसाद दिया वहां का लाके, मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा ना, उस मंदिर का जो पीएमओ चलाता है, पीएमओ भी दुनिया भारत का सबसे भ्रष्ट पीएमओ चलाता है उस राम मंदिर को, उसका प्रसाद तो मैं छू भी नहीं। सो यू डोंट अंडरस्टैंड, मेरा अप्रोच एज अ हिंदू है। और इसलिए पल्लवी एक बात ध्यान से सुनो, कोई लेफ्टिस्ट चैनल मेरी बात नहीं आगे पहुंचा रहा, क्योंकि हिंदू पक्ष से है, हिंदू पक्ष की बात कोई नहीं ला रहा। एक सेक्सी बात, स्मृति ईरानी को उसके साथ इसका रिश्ता था या नहीं, इसको बस, और इसके ऊपर मेरा नहीं, आपने कहा कई महिलाएं, लेकिन आपने नाम सिर्फ स्मृति का ही क्यों दूं लिया। मैं, क्यों दूं, सबको ये पता बात है, बहुत पता है। ठीक है। और तो दूसरी मेरा बात काम मैडम, नहीं है आप मीडिया ये कह रही हैं कि आप, मधु जी एक बात तो सुनिए मेरी भी, आप ये कह रही हैं कि आप बहुत जिम्मेदार हैं, आप बहुत बहुत ज्यादा रिसर्च और जो बातें बहुत आपके जांच में सही निकलती है, आप वो बातें सोशल मीडिया पर कहती हैं। लेकिन आप जब स्मृति की बात कर रही हैं, स्मृति ईरानी की, तो आप ये कह रही हैं कि भाजपा का बच्चा बच्चा ये जानता है। तो आपके ट्वीट में मैडम वो चीजें निकली नहीं कि आपने ये जो आरोप लगाए या ये जो सारी बातें आप कह रही हैं, वो किस आधार पर कह रही हैं? बहन सुलक्षणी, ऐसा है, आज एक वीडियो मैंने करीब 25 मिनट का डाला है, ये जी जी स्मृति ईरानी को लेकर कि मेरा क्यों शुरुआती विरोध शुरू हुआ, वो आप प्लीज, ऑलरेडी है, और पूरी सीरीज डाल रही हूँ। ये 2014 मई 2026 से, जिस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण किया, उस दिन से मेरा विरोध शुरू हुआ। जिसको राज्यसभा चाहिए होती है वो विरोध शुरू वो नहीं कर विरोध नहीं देता। करता है। और मोदी जैसे तानाशाह और विंडिक्टिव तानाशाह, ये तो घर उजाड़ देता है, ये तो मर्डर करवा देता है। हिरेन पांड्या का सभी लोग मुझे कह रहे हैं तुम्हारा भी हिरेन करवा देगा। इसका क्या मतलब हुआ? भाजपा के लोग मुझे वार्न कर रहे हैं कि जरा संभल जाओ। मैं कभी भी खुद को सेंसर नहीं किया, ऐसे ही बोलती रही हूँ। मैंने मेरी सारी पुस्तकें पढ़ लो, और मैं अगर लेफ्टिस्ट के खिलाफ खड़ी हो सकती थी, अगर फॉरेन फंडेड एनजीओस के खिलाफ खड़ी हो सकती थी, अगर मैं कांग्रेस के गलत निर्णयों के खिलाफ ठोक बजा के बोल स्टैंड ले सकती सकते थे। ये क्या बड़ी चीज है? कुछ भी नहीं है, डरपोक है। तो लेकिन मधु जी, इस समय जिस समाज में हम हैं या जहां पर अभी हम खबरें करते हैं, उसमें खबर बन जाने के बाद इस बात को प्रकाशित करने से पहले, उसको पब्लिक डोमेन में डालने से पहले एक बार सोचना तो पड़ता ही है कि कहीं ये मौजूदा सरकार के लिए सेंसिटिव तो नहीं है, क्योंकि जब आप पब्लिश करते हैं तो इस बात का डर होता है कि आप पर कोई एक्शन हो सकता है। तो आप जो इतना तल्ख अंदाजों में बोल रही हैं, आपके घर का पता क्या भाजपा वालों को पता नहीं है? आपके घर बुलडोजर आ जाएगा, इस बात का आपको डर नहीं है? आ जाए ना, कैसे आ जाए। इतने 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 निर्भीक आप तरीके से क्यों मुझे कैसे बोल डराना देती हैं? चाहते हैं? आप नहीं, मैं क्यों डराना पूछ रही हूँ, चाहते मैं मधु जी, मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि सेम इस हैं? तरीके से ऐसा हमने है, खबर की थी ऐसा है। आज के 2 साल पहले, और हमारा फेसबुक डाउन कर दिया गया ड्यू टू गवर्नमेंट गाइडलाइन करके, और फिर हमने बहुत कोशिश की, वो नहीं खुला। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मधु जी कैसे बोल पा रही हैं इतनी खुल के, जिस तरीके से आप ट्वीट कर देती आपको हैं। नहीं मैं पता तो मेरे साथ क्या क्या किया इसने। नंबर 1, इट स्टार्टेड विथ ट्विटर पे शैडो बैन। मैं करीब 24 लाख यानी 2.4 मिलियन तक पहुंच रही थी। हाँ, जब इन्होंने मेरे को शैडो बैन किया, रोज कम होता गया, रोज कम होता गया, अभी 1.8 मिलियन आ गया। उसके बावजूद भी खत्म नहीं कर पाए। मेरे पीछे ये जुबैर को, इस्लामियों को लगाते थे मेरे खिलाफ मास कंप्लेंट करने के लिए, ताकि मेरा ट्विटर अकाउंट बैन हो जाए। मिलकर ये लिखा है कि ये आईटी सेल जो इनका है, जुबैर को मेरे पीछे और इस्लामियों को मेरे को टारगेट करने के लिए लगा देते थे। ये इस्लाम विरोधी है, ये है, वो है। और उसके बाद मैं, अगर जो भी मीडिया को जानता है वो जानता होगा, 2014 से पहले हर हफ्ते कम से कम 5, 6, 7 बार मैं टीवी पर होती थी।
इन्होंने सब टीवी चैनल से मुझे ब्लैकलिस्ट करा दिया। मैं नहीं रोई, मैंने कहा ना तो ना सही, हम छोटी सी अपनी यूट्यूब चैनल चला लेते हैं और जो कहना होता है कह देते हैं, और जब समय आता है तो उस मधु बात जी का, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मोदी जी से है या मुसलमान से? पब्लिशर आज कोई मेरी किताब छापने को तैयार नहीं, जबकि मेरे से मांग के लेते थे, बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सेज वगैरह मांग के लेते थे पुस्तक। अभी मेरी कोई पुस्तक छापने को तैयार नहीं, मुझे खुद ही छापनी पड़ती है। मोदी मुस्लिम मीडिया भी मुझे खुद छापनी पड़ी थी, कोई तैयार नहीं था। IS एकेडमी में हर साल मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था मसूरी, और मुझे बहुत हाई रेटिंग मिलती थी। मोदी के आने के बाद से बंद, आई डोंट केयर, ना तो ना से। अखबारों में मैं कभी कोई लेख भेजती थी तो कभी हो नहीं सकता था कि मेरा लेख न छपे, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है। आज कोई अखबार हिम्मत नहीं कर सकता मेरा लेख छापने की। मैंने परवाह की? नहीं परवाह की। मैं ट्वीट अपनी बात कह पाती हूँ, कोई बात नहीं, है ना। इतने सारे इन्होंने मेरे पे प्रहार किए हैं, इतने सारे प्रहार किए हैं। हमारी यूट्यूब चैनल पर किस तरह इन्होंने प्रहार किए वो भी अपनी कहानी है, क्योंकि मेरे एवं बिना मेहनत करे 2-3 लाख व्यूज आ जाते थे, और एकाएक 2000 3000 ऐसा होता नहीं है, बढ़ते हैं, कम नहीं होते। मैंने कहा ना, आज मेरे पास 6 बुक मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार हैं, और किसी पब्लिशर की हिम्मत नहीं इस सरकार के चलते कि मेरी किताब छाप दे, मुझे खुद छापनी पड़ेंगी। तो मैं नहीं डरती, क्योंकि डर के जीने से अच्छा मर जाऊं, और डर के जीने से अच्छा मैं मुसलमान बन जाऊं, कम से कम बहादुर तो होते हैं, खुल के लड़ तो लेते हैं। एक हिंदू बन के, कायर बन के मुझे जीना स्वीकार नहीं है, और मरना बेहतर है, और मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार रहती हूँ। ये ऐसा कोई आज की बात नहीं। मैंने कहा मैं तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इतने रिस्क ले लिए, कितने मर्डर्स अटैक हुए, कितने झूठे केस मेरे पे चलाए गए, क्योंकि ये माफिया होता है ना, जो घूसखोर माफिया, पुलिस वाले भी उनसे पैसे लेते हैं, कॉर्पोरेटर भी लेते हैं, MCD भी लेती है, वो सारा माफिया से इतनी लंबी लड़ाई लड़के सुप्रीम कोर्ट तक मैं जीतती गई, हारी नहीं। इनके आगे, इनके आने के बाद मैं कभी बात बताइए सरकार कि से, हाँ, मधु जी एक बात बताइए, जैसे कि जब आप गुजरात दंगों पे कवरेज करने के लिए या खबरों के लिए गुजरात गई होंगी, तब आपने जिस मोदी को आंका था वो मोदी अभी वैसे नहीं है, आप इस बात को महसूस करती हैं? वो फरेबी था जिसने बहुत से हिंदुओं को मेरे समेत मूर्ख बनाया, क्योंकि ये सारा CIA का प्लॉट था। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये नूरा कुश्ती खेली जा रही थी, ये मैं कह चुकी हूँ ट्वीट्स में भी, और अब पूरी सीरीज करूंगी। ये CIA प्लांट था, और इसको सुपारी दी गई थी कि हिंदू समाज को अंदर से तोड़ना है। 30 साल तक इसको CIA ने ट्रेनिंग दी है, ACYPL के माध्यम से। ACYPL की वेबसाइट पे जाके देखो, इसकी फोटो है एज देयर प्रोडक्ट। दूसरी तरफ से फॉरेन फंडेड NGOs जो इसको अटैक कर रहे थे कि ये तो हिंदू फासिस्ट है, इसने हिंदुओं को फासिस्ट बना दिया, वो भी विदेशी एजेंडा चला रहे थे। दोनों कठपुतलियां, जैसे ईरान में हिजबुल्ला भी खड़ा करता है अमेरिका, और शाह फिरान को भी हटवाता है। मतलब ये अमेरिका का गेम प्लान रहता ही है, जिसको वो सपोर्ट करते हैं उसके खिलाफ भी शुरू कर देते हैं किसी न किसी किस्म का ऑर्केस्ट्रेशन, ताकि उस देश की फॉरेन जनता, फंडेड जो एजेंसियां हैं उनको बंद कराने के लिए भी आपने जो है वो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत या लंबी बहुत लड़ाई लड़ी। हमारी सरकार इतनी मूर्ख है कि जो हमारे IT प्रोफेशनल्स हैं का इस्तेमाल यहाँ नहीं करता कि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स खड़े करो। ये हमारी सरकार तो इतनी निर्लज है कि देश की करेंसी, नोट भी यहाँ नहीं छपते, विदेशों में छप के आते हैं, और ये विश्व गुरु बनने जा रहे थे। मोदी तो विश्व कुली के लायक भी नहीं है। सारी हमारी सरकारें ऐसी रही हैं। जो देश अपनी करेंसी भी नहीं छाप सकता, वो क्या यूट्यूब चैनल बनवाएगा? हमारे ही लोग जाके वहां पे
इन चैनल्स पे, गूगल में इत्यादि में काम करके बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। यहाँ उनको कोई नहीं करने दे रहा। तो इसका मतलब क्या है? हमारी सरकारें अवसर नहीं मिल रहा है विदेशी उन्हें। से चलती हैं। तो हम क्या करें फिर? क्या करें? अब हवाई जहाज विदेशों में बनते हैं, तो मैं क्या सफर करना बंद कर दूं? नहीं ना, बहुत नहीं सही। कर सकती। हाँ, तो सवाल है कि हमारी सरकार ने हमें अपंग बना दिया, नपुंसक बना दिया, शौर्य विहीन बना दिया। आज एक ही व्यक्ति है, वो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो खुल के इसको टक्कर दे रहे हैं और धर्म आधारित मुद्दों पर। और इसलिए मैं पूरी तरह से उनको सपोर्ट कर रही हूँ, पूरी तरह से, क्योंकि इस देश को इतना लेकिन मैडम नपुंसक सरकार का जो काम चाबुक है किया। वो उन पे भी चलता है। अभी कुछ दिन पहले खबरें आई कि उनके जो आश्रम में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ यौन बकवास है, शोषण। वो बकवास है। जिन बच्चों उन्होंने कभी शक्ल देखी नहीं। अरे इन्होंने तो एक मेरे ऊपर और आरोप लगाया, जैसे शंकराचार्य के ऊपर, कि मैंने किसी 17 साल के लड़के को फंसाया। हाँ, मेरे पे भी पॉक्सो एक्ट लगाएंगे। अब आप बताओ, इतनी उजड़ बातें करेंगे तो इससे क्या दिखेगा? मूर्खी लगेगी ऐसी सरकार ना। और वो बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति हैं। मैं उसे 20 साल से उनके साथ काम किए हूँ, और ऐसा शूरवीर धर्मगुरु हमें कभी मिलने वाला नहीं है। और इसलिए ये नॉनसेंस बंद करो और कम से कम सच्ची बातों पर अध्ययन करके स्वयं बात करा करो। और सरकारी प्रोपोगंडा ये इस तरह भी नहीं, उनका सवाल आप थोप रही हैं, नहीं, अपमानित कर मैं रही हैं आप पूछ अपने रही हूँ कार्य भाई। को। आप थोड़े-थोड़े देर आपको में पता मैडम होना है ना। चाहिए ना, आपको पता नहीं, होना मैं ये चाहिए ना। कह रही हूँ। नहीं, नहीं मधु जी, जब आपने बात कही उस पे मैंने कहा कि मतलब सरकार का चाबुक तो शंकराचार्य पर भी जो है वो चल जा रहा है। देखिए उनके खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है या इस तरीके की खबरें आ रही। मैंने ये कहा कि अभी कुछ दिन पहले शंकराचार्य पर भी आरोप लगे कि उनके उनके जो शिष्य हैं बटुक हैं उन पर उस तरीके का शोषण जो है उन्होंने किया उनके है। शिष्य नहीं बोला, ये दो बाहर के लड़के हैं, किसी बाटूक का नाम नहीं लिया। दो बाहर के शिष्य हैं और उनका सारा सिस्टम सीसीटीवी कैमरा से कवर रहता है। ऐसा कोई भी हरकत नहीं है। ही लिव्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट लाइफ। बाटुक का नाम नहीं लिया गया। कोई दो लफंगे बच्चे, पता नहीं किसके हैं, ये भी नहीं किसी को पता, एक हिस्ट्री शीटर को इस्तेमाल करके, आप देखिए ना, बुद्धि भ्रष्ट, यूपी के सीएम की भी और मोदी की भी। एक हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर रेप के केसेस भी रहे हैं, उसको इस्तेमाल करके शंकराचार्य जैसे निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति पे आरोप लगाते हैं। ये तो नरक में भी इनको जगह नहीं मिलने वाली। मैं कह रही हूँ मधु आपको। जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी या एक आखिरी चीज पूछना चाहती हूँ बस आपसे। आखिरी, हाँ। ये एकदम ओपन है इस पे। मैं बस आपकी आइडियोलॉजी या बात समझना चाह रही हूँ। आप किसे सबसे हिंदुओं का सबसे बड़ा दोषी या सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानती हैं? मोदी जी हैं या मुसलमान हैं? मोदी। ये क्यों कह रही हैं आप? देखिए, मुसलमान जो हैं खुल के आपके दुश्मन बन के खड़े होते हैं। थोड़ा बहुत वो भी अलतकिया डिसीट का इस्तेमाल करते हैं। ये हिंदू बन के, जैसे रावण आया था भेष में, किसके? सन्यासी के भेष में भिक्षा लेने, और सीता का हरण किया। ये उससे भी गंदा काम कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। तो इसलिए मैं मुसलमान के साथ खुल के लड़ सकती हूँ। इसने तो सबको वशीभूत कर रखा है कि इसके बगैर तो हिंदुओं का गुजारा नहीं है, और नहीं तो हमको दौड़ा दौड़ा विष्णु के के मारेंगे। अवतार। हम्म। मोदी जी को लेके कहा जाता है कि वो विष्णु के अवतार हैं। उनको सीधे विष्णु से तुलना की जाती है क्योंकि वो विकास पुरुष है। देखिए, अच्छा, अब मधु जी ये बताइए कि जिस तरीके से अपने मुंह मतलब मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, बस यही कहूंगी। और अपना डंका हर वक्त खुद ही बजाते रहते हैं और बाकियों से बजवाते हैं पैसे देकर। आज एक जी। भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति इनके साथ नहीं खड़ा। इनके बनिस्बत अगर सोशल मीडिया पे भी वोट हो जाए, आई कैन गारंटी यू मेरे फेवर में, इनके पेड रोल्स को छोड़ के, जाहिर है जिन मीडिया चैनल्स को ज्यादा ये है। पैसे देते हैं, डंडा मारते हैं,
पेड ट्रोल्स, उनको छोड़ दो। आम नागरिक को ले लो, मुझे मोदी से ज्यादा वोट मिल जाए, सोशल मीडिया में जो चर्चा चल रही है उसी के आधार पर। मैं चुनावी राजनीति तो कभी नहीं करूंगी, पर आज ओपिनियन मेरे फेवर में इनसे ज्यादा होगा। हालांकि इनके पास ठीक है। इतना बड़ा तंत्र है मुझे बदनाम करने का, और लाखों ट्रोल्स इन्होंने मेरे ऊपर अनलीश कर दिए हैं। इतने गंदे गंदे माँ बहन की गालियां दिलवा रहे हैं, कब से? 2014 से। उसके ये सोशल बावजूद मीडिया पे वायरल कराया गया मधु जी, इससे क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई और इसके बाद क्या आपने कहीं शिकायत वगैरह कराई, कहीं एप्लीकेशन वगैरह किसी थाने देखिए, वगैरह में दी? ना पुलिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। उसकी पुलिस पे मैं भरोसा करूंगी? ना मैं कोर्ट्स पे भरोसा कर सकती हूँ। हमने मधु जी से बात करने की कोशिश की, हालांकि एक दो बार मधु जी थोड़ा नाराज भी हुई। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही थी उस पर बात करने आई थी। ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने इनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, जिस बात को मैं ईमानदारी से स्वीकार भी करती हूँ, और ये बात मैंने मधु जी से कही भी कि मैंने पढ़ी तो नहीं है, पर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं पढ़ूंगी जरूर। तो अब दोबारा मधु जी से दोबारा तभी मैं बात करूंगी जब मैं उनकी किताब पढ़ चुकी रहूंगी, ताकि तसल्ली से इत्मीनान से बात किया जा सके। तो मधु जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आप जो है वो पानी पिला सकती हैं। इतनी दमदार औरत या इतनी दमदार महिला। औरत बड़ा गंदा शब्द आप है, इस्लामी शब्द, कभी इस्तेमाल मत कीजिए। तो ठीक है, बहुत एक घटिया दमदार शब्द है। शानदार महिला, महिला बोलूं मैडम, सही है महिला, वैसे? स्त्री, जी, ठीक है, महिला तो हूँ, स्त्री हूँ। एकदम दमदार शानदार महिला मुझे आज मिली, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर महिलाओं में अगर गिनती में अगर रखूंगी तो मधु जी को जरूर रखूंगी। एक अच्छा अनुभव रहा मधु जी आपके साथ मेरा, और मैं उम्मीद करूंगी कि दोबारा कभी अगर आप चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है, हम आपसे बात जरूर करना चाहेंगे। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। बहुत धन्यवाद मैडम इतना समय देने के लिए। Thank you, Pallavi, for being so patient and for taking my bouts of temper with such grace. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे दोस्ती करेंगे, सिर्फ आपके चैनल पे आएंगे नहीं। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके।